अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने जो लेक्चर में कवर किया था कॉग्निटिव मॉडल्स, हमने कॉग्निटिव साइंस के बारे में चेक किया था। कॉग्निटिव साइंस क्या थी और उसके बारे में हमने देखा था कि बेसिकली ये हमारे पास किस तरह से बनी है, किस तरह से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। हमने इसको ये कहा था कि साइकोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें मशीन को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। हम मशीन के अंदर स्टोरेज, उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटीज़, लाइक हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ को मशीन में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। तो तब ये कॉग्निटिव साइंस जो थी ये बनी थी। इससे पहले हमारे पास एक लीनियर साइंस कह लें, हमारे पास एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम जस्ट कोड करते थे किसी प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, टास्क की स्पेसिफिसिटी जो है वो भी एक टर्म थी उस लैंग्वेज की। तो जब उसके बाद जब हम कॉग्निटिव में आए तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट किए थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी काफ़ी डेफिनेशंस भी चेक की हैं, किस किस साइंटिस्ट ने या किस किस बुक में, किस किस जर्नल आर्टिकल में इसकी क्या क्या डेफिनेशन आई थी। तो एट द एंड हम लोगों ने यही देखा कि हम जितनी भी डेफिनेशंस देख रहे हैं उसका एंड यही है कि हमारे पास कॉग्निटिव साइंस बेसिकली इज़ अ साइंस इन विच वी आर trying to make machines more intelligent that they could perform a task like humans। तो हम उनके अंदर ये एबिलिटीज़ परफॉर्म कराने की ट्राई कर रहे थे। एनी हाउ हमने उसके आगे कुछ मॉडल्स देखे जिसके अंदर हमने ये कहा कि थिंकिंग एबिलिटीज़ और उसके बाद टास्क परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ ह्यूमंस की कैसे हम इंक्रीज़ करते हैं। हम एक मशीन जब बनाते हैं तो हम मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें बीच में एक्स्ट्रा लगाते हैं या फिर किस तरह की इंटरफेस जिससे ह्यूमंस को उस मशीन को यूज़ करना इजी हो। तो उसके लिए कुछ मॉडल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो टेक्निक्स कैसे परफॉर्म होती हैं एक मशीन को उस लेवल पे ले जाने के लिए कि वो इजीली इंटेलिजेंटली यूज़ हो सके और ह्यूमंस के लिए मल्टीपल वेज सामने आए। लाइक हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने का एक तरीका है, उसी टास्क को किसी और तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो ह्यूमन को कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के टास्क के लिए कौन सा तरीका यूज़ करना है, तो मशीन उसे बताए। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं हमारे आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास है जिसको हम गोम्स मॉडल कह रहे हैं, बेसिकली गोल्स, ऑपरेटर, मेथड एंड सिलेक्शन। दूसरा हमारे पास है CCT विच इज़ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एंड द थर्ड वन इज़ HTA जिसको हम कह रहे हैं हायरार्किकल टास्क एनालिसिस। ठीक है, ये हम आगे चल के सारे लेक्चर्स में हम यही कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। गोम्स का अगर हम ओवरव्यू देखें तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज हैं, जैसा कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूटीन कॉग्निटिव स्किल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक यूज़र एक मशीन के ऊपर किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपर्ट यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दूसरे पे ये है कि एक एक्सपर्ट जो है वो हमें बता रहा है डिस्क्रिप्शन के थ्रू कि एक यूज़र ने एक मशीन के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी कि यूज़र ने खुद से ही अपने तरीके से, जब एक यूज़र आएगा किसी चीज़ पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक मेरे पास लैपटॉप है, मैं कहता हूँ कि लैपटॉप का वॉल्यूम कम कर दो। अब यूज़र आएगा, अब मुझे नहीं पता यूज़र कर्सर से वॉल्यूम क्लोज़ करके या फिर सेटिंग्स में जाके उसे ऑफ़ करने की ट्राई करेगा या फिर कंट्रोल प्लस F4 F5 पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़ को टच करेगा फंक्शन कीज़ के थ्रू, या फिर वो साइड पे लगे वॉल्यूम बटन को प्रेस करेगा। ठीक है, वो तो यूज़र की अपनी जो है ना वो फॉर्मेलिटी है कि उसने किस तरह से उस रूटीन में उस वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपर्ट क्या कहती है कि एक्सपर्ट की जो डिस्क्रिप्शन है कि आपने अगर वॉल्यूम को क्लोज़ करना है तो अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आपने किस तरह से करना है। अगर आप किसी वीडियो को वॉल्यूम क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आप माउस स्क्रॉल को यूज़ करके क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सपर्ट आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो यूज़र की तरफ से किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, या फिर एक डिस्क्रिप्शन जो है जो प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द यूज़र मस्ट लर्न। और तीसरा ये है कि यूज़र को डिस्क्रिप्शन दी जाए कि आपने इस काम को किस तरह से सीखना है और किस तरह से परफॉर्म करना है।
ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की एक्सपर्टी की कि हमने उसे कॉग्निटिव मॉडल में मैप करना है, उसको हमने मोर एफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए फिर हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं जिससे वो सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, ना सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे बल्कि ह्यूमंस को इनेबल करे कि वो उसके ऊपर एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो पहला जो गोम्स मॉडल है उसमें ये चीज़ है। तो अगर हम गोम्स की क्लासिफिकेशन करें, गोम्स की तो हमें समझ आ गई है क्या है। अगर हम गोम्स की क्लासिफिकेशन करें तो ये उन्हीं 3 चीज़ों पे मैप कर रहा है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। ठीक है, गोम्स हमारे पास ये 3 डिफरेंट मॉडल्स की क्लासिफिकेशन है। सो प्रेडिक्टिव क्या कह रहा है? प्रिडिक्ट द टाइम इट विल टेक यूजर टू परफॉर्म द टास्क अंडर एनालिसिस। कि ये हमारे पास देखें, हम किसी भी स्पेसिफिक मशीन के ऊपर स्पेसिफिक टास्क किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू परफॉर्म करने के बारे में पढ़ रहे हैं कि गोम्स जो है वो वो काम किसी मशीन के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर ये डिस्कशन कर रहा है। प्रिडिक्टिविटी में ये कह रहा है कि इट प्रिडिक्ट्स द टाइम इट विल टेक यूजर टू परफॉर्म द टास्क अंडर एनालिसिस, कि किसी स्पेसिफिक टास्क को किसी मशीन के ऊपर परफॉर्म करने के लिए एक यूज़र जो है कितना टाइम लगाएगा। ये मॉडल उस टास्क को परफॉर्म होने से पहले ही उस टास्क की ड्यूरेशन को प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक यूज़र ने कितना टाइम लगाना है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन डिस्क्रिप्टिव में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट द वे अ यूज़र परफॉर्म टास्क ऑन अ सिस्टम। ये किसी भी टास्क को परफॉर्म होने से पहले ये चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं ये गोम्स मॉडल कि एक टास्क एक यूज़र ने एक सिस्टम के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करना है। ये द वे ऑफ यूज़र परफॉर्म टास्क, ये उस चीज़ को डिस्क्राइब या डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन प्रिस्क्रिप्टिव इज़ कि वो फ्यूचर के बारे में जो आपको राय दे रहे हैं, गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हेल्प सिस्टम। तो इन प्रेडिक्टिविटी और डिस्क्रिप्टिवनेस की बेस पे जो गोम्स मॉडल है वो प्रिस्क्रिप्टिव्स भी दे रहा है कि किस तरह से आपने कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने हैं जिसके थ्रू आप जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब जो डेवलप करने हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के, किस तरह से आपने मशीन्स और ह्यूमंस को इस काबिल बनाना है कि वो आपस में जब इंटरेक्शन करें तो वो कम से कम टाइम में यूज़फुल टास्क परफॉर्म करें। ठीक है, तो बेसिकली ये इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन है। ओके, अब हम आते हैं गोम्स की डेफिनेशन की तरफ कि गोम्स की डेफिनेशन क्या कहती है। गोम्स मॉडल यूजर्स बिहेवियर इन टर्म ऑफ, देखें गोम्स मॉडल जो हमने यूज़ कर रहे हैं बेसिकली तो ये यूज़र और सिस्टम की इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन या फिर जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली तो ये यूज़र के ऊपर ही है कि ये यूज़र के मेथड और उसके टाइम को फोकस कर रहा है। लाइक हम देखें अगर गोल्स तो व्हाट द यूज़र वांट टू डू, क्या यूज़र क्या चाहता है कि जब उसने एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करनी है तो उसने सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते हुए कौन सी गोल है वो अचीव करनी है, वो चीज़ आइडेंटिफाई है गोम्स के अंदर। नंबर 2 जो इसका ओ है वो कह रहा है ऑपरेटर्स, लाइक स्पेसिफिक स्टेप्स अ यूज़र इज़ एबल टू टेक एंड असाइन अ स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन टाइम, कि एक यूज़र ने एक मशीन के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो उसने कौन कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। मेथड्स क्या कहते हैं? वेल लर्न सीक्वेंस ऑफ सब गोल्स एंड ऑपरेटर्स दैट कैन अकम्प्लिश अ गोल। तो मेथड्स में हम ऑपरेटर और गोल दोनों को सामने रखते हुए गोल से आगे सब गोल और उसको परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर तरीका जिसके थ्रू एक यूज़र ने एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है by doing number of operators and bypassing number of goals and sub goals and sequence of sub goals। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रूल्स,
गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग बिटवीन मल्टीपल मेथड्स। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, एक यूज़र जब एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइक लैपटॉप का वॉल्यूम क्लोज करने के लिए जब आगे आया, तो वहाँ पे उसे सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल मेथड्स को चूज़ करना है कि हमारे पास एक मेथड जो कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या नंबर ऑफ गोल्स एंड सब गोल्स पे तो आ गया, लेकिन उसने उसमें से कौन सा बेस्ट मेथड चूज़ करना है, ये सिलेक्शन रूल्स हैं, ये भी उसको पता होने चाहिए। सो बेसिकली गोम्स मॉडल ये कह रहा है कि किसी मशीन के साथ जब ह्यूमन इंटरेक्ट करने आता है तो हम ह्यूमन साइकी को रीड कर रहे हैं इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव साइंस। हम ह्यूमन साइकी को इस तरह से रीड कर रहे हैं कि हमें मशीन बनाते हुए ये पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन इसके साथ किस तरह से ट्रीट करेगा, किस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, उसका मेथड क्या होगा यूज़ करने का, वो क्या गोल लेके आएगा और किस तरह से गोल अचीव करेगा। और जब उसके सामने मल्टीपल सिलेक्शन रूल्स आ जाएं तो वो उनको कैसे हैंडल करेगा, वो मेथड्स को कैसे हैंडल करेगा, वो अपने स्टेप्स को कैसे हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें गोम्स बता रहे हैं। हम इसकी एक एग्जांपल रीड करते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर की थी। अच्छा देखें, हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कंप्यूटर पे। ये तो डेफिनेटली कुछ कमांड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, या फिर आप ये समझ लें कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं या फिर कोई डिस्क्रिप्शन है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ओवरऑल ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो अगर आप सबसे ऊपर देखें गोल क्लोज विंडो, तो सिलेक्ट गोल, हमारे पास दो गोल्स हैं, एक गोल है, नीचे भी एक गोल है, ठीक है। गोल 1 क्या कह रही है, यूज मेन्यू मेथड लाइक मूव माउस टू लेफ्ट मेन्यू, पुल डाउन फाइल मेन्यू एंड क्लिक ओवर क्लोज ऑप्शन, विंडो क्लोज हो गई। सेकंड वन क्या कहता है, यूज कंट्रोल W मेथड, प्रेस कंट्रोल W की। यहाँ पे W की जगह हम Alt F4 वाला भी यूज़ कर सकते हैं किसी विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों मेथड हैं, यूज़र के सामने तो मेथड आ गए हैं। बात वही है कि मैंने जो वॉल्यूम वाली सिस्टम बताया कि अगर एक सिस्टम में से वॉल्यूम को अगर आपने क्लोज करना है तो आप देखेंगे कि आपने वॉल्यूम तो 3-4 तरीक़ों से क्लोज हो सकता है। आप फंक्शन F2 या 3 यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन माउस यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट की सेटिंग में से माउस क्लोज कर सकते हैं वॉल्यूम, या फिर आप बाहर लगे हार्ड कोडेड बटन्स को भी प्रेस करके वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मल्टीपल मेथड्स तो आ गए। तो वो क्या कह रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र रूल 1 के लिए हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन है, सिलेक्ट यूज मेन्यू मेथड अनलेस अनदर रूल अप्लाइज। और रूल 2 क्या कह रहा है, इफ़ द एप्लीकेशन इज गेम सिलेक्ट कंट्रोल W मेथड। तो वो कह रहा है कि रूल 1 तब यूज़ करो जब हमारे पास कोई और रूल अप्लाई ना हो रहा हो, और रूल 2 तब अप्लाई करो जब आप गेम्स या कुछ और खेल रहे हो, ठीक है। अब अगर आप फुल स्क्रीन मूवी देख रहे हैं तो आपने उसको क्लोज करने के लिए या तो राइट क्लिक करके क्लोज का बटन प्रेस करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट एस्केप का बटन दबाएंगे, या डायरेक्ट Alt F4 का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स हैं और उनको परफॉर्म करने के मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं, और ये वो डिस्क्रिप्शंस हैं जो उसके साथ प्रोवाइड करनी है या यूज़र को ट्रेन करना है। तो अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब कोई एग्जांपल जिसमें मैं कहता हूँ कि एक टास्क परफॉर्म करें, लाइक आप टाइम चेंज करें, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड आप ये कहते हैं कि आप विंडो पे जाके कंट्रोल पैनल पे जाके वहाँ से टाइम चेंज करें। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली जो साइड पे टाइम है आप उसे क्लिक करके वहाँ से उसके पैनल में घुस जाएं, ठीक है। तो आपके पास दो डिफरेंट मेथड आ गए। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप मतलब जैसे वॉल्यूम वाली अभी मैंने एग्जांपल दी है, इसी तरह से मतलब कोई भी एग्जांपल हो सकती है, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप उसके ऊपर मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप गोम्स मेथड के अंदर ही ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी CCT ये क्या कहती है, बेसिक परमिशंस ऑफ गोल डिकम्पोजिशन एंड प्रोवाइड मोर प्रेडिक्टिव पावर। हमारे पास जब यूज़र और डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो किसी भी टास्क को सब गोल्स में डिवाइड कर देती है, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ गोल इन बेसिक प्रेमिसेस ऑफ गोल। अच्छा,
इसमें होता ये है कि हमारे पास जब एक यूज़र एक सिस्टम पे काम करने जा रहा है या एक मशीन ने एक यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हम जो स्पेसिफिक गोल को माइंड में रख के बैठे हैं, सीसीटी थ्योरी में हम उस गोल से आगे उसकी सब गोल्स को भी टारगेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि उन सब गोल्स को भी कैसे परफॉर्म करना होगा। तो इस वजह से हम इसको मोर पावरफुल कह रहे हैं, या ये मोर पावर प्रेडिक्ट कर रही है। गोम्स मॉडल से ज़्यादा जो नॉलेज है या डिस्क्रिप्शन है वो सीसीटी थ्योरी के अंदर है। ठीक है, इसके 2 पैरेलल डिस्क्रिप्शंस है। नंबर 1 यूज़र, नंबर 2 डिवाइस। एंड यूज़र क्या कर रहा है? प्रेडिक्ट रूल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ इफ कंडीशन देन एक्शन। लाइक यूज़र एक एक्शन परफॉर्म करने आया तो डेफिनेटली उसकी कोई गोल होगी, वो किसी गोल के अगेंस्ट एक्शन लेगा और एक्शन लेने से पहले कंडीशंस को चेक करेगा कि अगर उसने ये करना है तो क्या होगा, अगर वो करना है तो क्या होगा, अगर उसने इस बटन को प्रेस करना है तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, अगर किसी और बटन को प्रेस करना है तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो उसने पहले अपनी कंडीशन बनानी है, देन ही उस पर एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन मशीन इन टर्म में क्या है? जर्नलाइज ट्रांजिशन नेटवर्क्स, उसके अंदर पहले से एक प्रॉपर नेटवर्क बना हुआ है डिफरेंट डायलॉग्स का, जो कि आप देखें एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को सोचना नहीं पड़ता, उससे पहले से जो कोड किया गया होता है वो उसी तरह से चलता है, वो उसी लीनियरिटी के ऊपर चल रहा होता है। एक टास्क के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सीसीटी मॉडल के अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूज़र और डिवाइस के टर्म में हम किस तरह से उन दोनों की इंटरेक्शन आपस में बेटर बना रहे हैं, ताकि डिवाइस यूज़र की तरह और यूज़र डिवाइस की तरह एक्ट करे। सीसीटी के नोट्स क्या हैं? हमारे पास सीसीटी एक डॉक्यूमेंटेशन कह लें, एक डिस्क्रिप्शन कह लें, प्रिस्क्रिप्शन कह लें, यूज़र के लिए किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी मशीन के लिए या किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है? ठीक, देखें सीसीटी की जहाँ तक बात है, ये हमारे पास किसी टास्क को परफॉर्म करने का मोर जनरलाइज्ड और स्पेसिफाइड वे है, जिसमें आप जैसे आप लोग देखें जब आप कोई गेम ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आपने पबजी ऑन की या फिर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन की, तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो कंट्रोल्स होते हैं वो खुद ब खुद हाईलाइट हो रहे होते हैं और एरो कर्सर वहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है कि यहाँ क्लिक करें, अब यहाँ पे क्लिक करें, तो आप उसी हिसाब से क्लिक करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लिक क्लिक क्लिक। तो वो आपको गन्स अपडेट करने के लिए खुद ही गाइड कर रहा होता है, वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए या फिर मतलब कि मैप डाउनलोड करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही गाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। तो स्टार्टअप पे जो हमारे पास नोट्स आ रहे होते हैं वो नोट्स हम सीसीटी या फिर हम कॉम्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रूल्स डोंट फायर इन ऑर्डर, रिटर्न मे रिपीट। हमारे पास जो रूल्स हैं, नंबर 1 जो रूल्स हैं हमारे पास, वो लाजमी नहीं है कि वो एक बार एक ऑर्डर में लिखे जाएं तो वो वही हो, वो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, एक जगह पे स्टैटिक नहीं होते हैं, रूल्स बार बार शो हो सकते हैं। पैरेलल मॉडल, लाइक रूल्स कैन फायर सिमल्टेनियसली। रूल्स जो हैं वो 2-3 डिफरेंट टाइप के रूल्स आपस में सिमल्टेनियसली चल सकते हैं। और नॉइस वर्सेस एक्सपर्ट स्टाइल रूल्स, तो रूल्स को क्रिएट करने का तरीका ये भी है कि हम जो नए यूज़र्स हैं या नॉइस यूज़र्स हैं उनके लिए और एक्सपर्ट यूज़र्स के लिए अलग अलग रूल्स डिस्क्राइब करते हैं। देखें, जैसे नॉइस है, कोई नया बंदा है, उसने एक मशीन पे वर्किंग करनी है, तो मशीन उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रही होगी एज़ कम्पेयर टू एक एक्सपर्ट यूज़र के लिए। तो दोनों के जो रूल स्टाइल हैं वो डिफरेंट होंगे। एरर बिहेवियर कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पे जो एरर बिहेवियर है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई एक्शन गलत परफॉर्म कर दी है, तो उस एरर के अगेंस्ट जो बिहेवियर शो करना है मशीन में वो भी डिफरेंट है। And then measures of depth of goal structure, number of rules, more means interface, more difficult to learn and comparison with device description। तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट्स को भी देखा जाता है सीसीटी के नोट्स में कि हमने गोल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा यूज़र का, और उसके अगेंस्ट आप लोगों ने कौन कौन सी उसको प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ़ रूल्स, कितने नंबर ऑफ़ रूल्स आपने ऐड करने हैं, एंड कंपैरिजन विद डिवाइस डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट डिवाइस के साथ जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनके कंपैरिजन भी देखे जाएंगे। तो ये सारे कुछ वेज हैं जिनके थ्रू आपने सीसीटी के नोट्स को क्रिएट करना है। ओके, अगर हम सीसीटी के टर्म में हम गोल हायरार्कीज़ के साथ प्रॉब्लम्स चेक करें तो प्रॉब्लम विद गोल हायरार्कीज़ क्या है? डिस्क्रिप्शन कैन बी एनॉर्मस,
हमारे पास जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत शॉर्ट, बहुत मतलब कि डिस्क्रिप्शंस के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस होती हैं तो कोई रीड नहीं करना चाहता, या बहुत शॉर्ट्स होती हैं जो समझ ही नहीं आती। अब पोस्ट हॉक टेक्निक, पोस्ट हॉक टेक्निक क्या है? रिस्क इज़ दैट इट इज़ डिफाइंड बाय द कंप्यूटर डायलॉग एंड नॉट यूज़र। लाइक हमारे पास सम टाइम कोई ऐसा एक्शन जो यूज़र परफॉर्म कर रहा है लेकिन सिस्टम की डिस्क्रिप्शन में वो नहीं था, तो बाद में जब वो एक्शन परफॉर्म हुआ उस एक्शन ने जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक नहीं दिए। उस केस में क्या है कि उसको वो काम करने के बाद पता चलेगा कि उसने एरर जनरेट कर दी है, तो उस केस में यूज़र ने क्या करना है, इस चीज़ को हम पोस्ट हॉक टेक्निक कह रहे हैं। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट वर्सेस नॉइस, अगर कोई एरर आ गया कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जो एक्सपर्ट है उसको पता है कि उसने उसको कैसे डील करना है, लेकिन एक नॉइस को नहीं पता, तो नॉइस को फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का प्रोसीजर समझाना पड़ जाता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सिंपल एक्सटेंशंस पॉसिबल, लाइक गोल क्लियर, मेक श्योर सब गोल सेटिस्फाइड। तो हम छोटी छोटी एक्सटेंशंस बनाते हैं अपने सिस्टम में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर आप एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे प्रेस कंट्रोल, प्रेस एंटर, नाउ इंसर्ट योर कार्ड, नाउ टेक योर कैश, टेक योर कार्ड, ये चीज़ें वो ऑलरेडी बता रहा होता है, जो कि नॉइस यूज़र्स के लिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ठीक होती हैं, लेकिन इसको भी इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, हर तरह की मशीन में ये पॉसिबल नहीं होता। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विद गोल हायरार्कीज। लॉजिस्टिक नोटेशन, लिंग्विस्टिक नोटेशन क्या कह रही है? यूजर्स इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर इज़ ऑफन व्यूड इन टर्म ऑफ अ लैंग्वेज, कि हमारे पास जो इंटरेक्शन है एक यूज़र की एक कंप्यूटर के साथ, वो डिपेंड कर रही है उस लैंग्वेज के ऊपर जो जिस लैंग्वेज में इंटरेक्शन हो रही है। लाइक एक यूज़र के साथ एक कंप्यूटर इंटरफेस है, वो हमारे पास किस लैंग्वेज में डिज़ाइन है, लाइक वो किसी ऑडियो में बात कर रहे हैं, वो टाइपिंग में बात कर रहे हैं, वो टच पैनल में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो इंटरेक्शन लैंग्वेज है, मतलब कि किस तरह से एक मशीन जो है एक ह्यूमन के साथ और एक ह्यूमन जो है वो मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये लिंग्विस्टिक नोटेशन ये कहती है कि हमारे पास जो यूज़र इंटरेक्शन है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। तो जब आपने एक यूज़र के लिए कोई मॉडल डेवलप करना है जिसमें यूज़र ने एक सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है, तो उससे पहले आप ये चीज़ भी देखते हैं कि किस लैंग्वेज पे यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और उसी लैंग्वेज की बेस के ऊपर आप यूज़र के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। He is saying that understanding the user's behavior and cognitive difficulty based on the analysis of language between user and system। तो ये हमारे पास जो यूज़र का बिहेवियर अंडरस्टैंड हो रहा है वो उसी लैंग्वेज के ऊपर हो रहा है जिस लैंग्वेज पे सिस्टम और यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली इन एम्फेसाइज टू डायलॉग मॉडल्स, ठीक है, इन एम्फेसाइज टू डायलॉग मॉडल हमारे पास दो डिफरेंट मॉडल्स हैं इस डायलॉग मॉडल एम्फेसाइज के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो हमारे पास लिंग्विस्टिक नोटेशन में प्रॉब्लम आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए या फिर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक हमारे पास बैकस नॉर फॉर्म है जिसको हम BNF कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट BNF। दूसरी हमारे पास टास्क एक्शन ग्रामर है जिसको हम TAG टैग कह रहे हैं, ठीक है। आगे चल के देखते हैं ये दोनों क्या और कैसे काम कर रही हैं। बैकस नॉर फॉर्म लाइक BNF क्या है? वेरी कॉमन नोटेशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इट इज़ अ वेरी कॉमन, एक नॉर्मल नोटेशन है, मैंने आपको पहले बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉमन नोटेशन है कंप्यूटर साइंस में। अ प्योरली स्टैटिक सिंथेटिक व्यू ऑफ द डायलॉग, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ये हमारे पास लोअर एंड अपर लेवल पे ये काम कर रहा होता है कि मतलब कि आप ये देखें कि अगर हम टर्मिनल्स की बात करें, लोएस्ट लेवल ऑफ यूज़र बिहेवियर, क्लिक माउस, मूव माउस, तो जो एक क्लिक करना है, एक माउस को मूव करवाना है, तो ये उस लेवल पर भी काम करता है। और नॉन टर्मिनल्स मीन
ऑर्डरिंग ऑफ टर्मिनल्स, लाइक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे पास हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से है नॉन टर्मिनल्स में कि आप देखिए कि हमारे पास एक माउस है, उसे हम क्लिक करते हैं और मूव करते हैं, तो उसे किस ऑर्डर में क्लिक करना है, ऑर्डरिंग ऑफ टर्मिनल्स कि उसे किस ऑर्डर में क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक, देन लेफ्ट मूव, राइट मूव। तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, वो चीज़ें नॉन टर्मिनल्स में हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आ जाती हैं। देन सिलेक्टिंग अ मेन्यू लाइक पोजीशन और माउस। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये यहाँ पे BNF के अंदर कवर हो रही हैं। BNF बेसिकली बैकस्नॉर फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ BNF देखें। अब भी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे पास जो जितने भी कॉग्निटिव मॉडल्स या फिर हम जितने भी ये एग्जाम्पल्स या कैटेगरीज पे बात कर रहे हैं, तो बेसिक पर्पस इनका यही है कि किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी सिस्टम की ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन के दौरान हम लोगों ने गाइड करना है या एक्सपर्ट करना है ह्यूमंस को कि वो मशीन को किस तरह से यूज़ करें। ठीक है, तो BNF में हमने बात की थी टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स की, जिसमें हमने कहा था कि माउस क्लिक, माउस डबल क्लिक वगैरह हमारे पास टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल में कम्बिनेशन ऑफ दैट टर्मिनल्स के अगर हम डबल क्लिक करके ड्रैग भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी फाइल को मूव करवा रहे हैं या इस तरह। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो जो नॉन टर्मिनल्स हैं बेसिकली जो कि कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स है उनको हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट भी कर रहे हैं डबल कॉर्नर और इक्वल के थ्रू। सो एन एक्सप्रेशन इज़ कंटेन टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। एक जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर टर्मिनल्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी होते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स डेफिनेटली उसके अंदर होंगे क्योंकि टर्मिनल्स की बेस पे ही वो नॉन टर्मिनल बना रही है, बिकॉज नॉन टर्मिनल आर द कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल। ठीक है, कंबाइंड इन सीक्वेंस प्लस और एज अल्टरनेटिव्स। तो इसमें प्लस या फिर एंड का साइन यूज़ हो रहा है, ये और का साइन जो कि एल या बार की साइन में है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ड्रा लाइन, देन आगे एक्सप्रेशन का साइन, ड्रा लाइन, सेलेक्ट लाइन प्लस चूज़ पॉइंट्स प्लस लास्ट पॉइंट। 3 डिफरेंट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की कम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनी है वो ड्रा लाइन है। सेलेक्ट लाइन, पॉज माउस, क्लिक माउस, चूज़ पॉइंट्स, चूज़ वन प्लस चूज़ पॉइंट्स। ठीक है, या आप ये करो या वो करो। तो इसी तरह चूज़ वन या फिर लास्ट पॉइंट या पॉज माउस के आगे माउस, मूव माउस या फिर पॉज माउस। तो बेसिक कहने का पर्पज़ ये है कि इस तरह से हम कुछ यूज़र मैनुअल्स को या फिर आप ये कह लें कि डिस्क्रिप्शन को राइट डाउन करते हैं नोट्स में कि जब कोई मशीन के ऊपर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है यूज़र, तो वो इस तरह से हम उनको गाइड करते हैं या एक्सपर्ट्स उनको इस तरह से गाइड करते हैं डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू ताकि वो इजीली उसको यूज़ कर सकें। अगर हम BNF की मेजरमेंट करना चाहें कि हमने जो BNF मॉडल यूज़ करके एक रिपोर्ट जनरेट की है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक मशीन के ऊपर किसी सिस्टम के ऊपर यूज़र के लिए एक मैनुअल जनरेट हुआ है, उसकी मेजरमेंट अगर हम चेक करना चाहें कि वो ठीक है, मतलब कि मेजरमेंट ऑन टर्म ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक नंबर 1 इज़ नंबर ऑफ़ रूल्स। अगर हम नंबर ऑफ़ रूल्स की बेस पे चेक करना चाहें तो दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज रूल्स जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फिर अगर हम नंबर ऑफ़ प्लस एंड और ऑपरेटर्स पे चेक करना चाहें तो डेफिनेटली प्लस हम यूज़ कर रहे थे जब हम 2 डिफरेंट टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स को आपस में ऐड कर रहे थे एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए BNF में, या फिर और हम यूज़ कर रहे थे और ऑपरेटर जब हम ये कह रहे थे कि सिलेक्शन ऑफ इक्वेशंस बिटवीन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ BNF को। देन कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या आती हैं, सेम सिंटैक्स फॉर डिफरेंट सिमेंटिक्स कि हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर कोई मेथड यूज़ हो रहा है तो शायद वो किसी दूसरे टास्क के लिए भी हो रहा है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन आ सकती है। नो रिफ्लेक्शन ऑफ यूज़र्स परसेप्शन
यूज़र की परसेप्शन की इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यूज़र इसको कैसे फील कर रहा है, कैसे वो इसको अटेम्प्ट करेगा। एंड मिनिमम कंसिस्टेंसी चेकिंग, हम इसकी कंसिस्टेंसी को भी प्रॉपर चेक नहीं कर सकते। हमारे पास कोई प्रॉपर इसमें आउटपुट शो नहीं होती जिससे हम ये कह सकें कि BNF मॉडल जो है वो गुड है या बैड है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर मेजरमेंट इस तरह से नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाती है टास्क, एक्शन, ग्रामर या कि टैग। टैग हमारे पास क्या है? टैग हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट वन हमारे पास थी ये जो अभी हमने पढ़ी है। अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी BNF के अंदर कि हमारे पास जो कंसिस्टेंसी थी वो उसके अंदर नहीं थी, और उसके अंदर मतलब कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी जिसने टैग को कवर कर लिया, टैग ने इसको कवर किया। टैग थोड़ा सा और ज़्यादा जनरलाइज हो गई, इसने थोड़ा सा आप ये समझ लें कि थोड़ा ज़्यादा यूज़र को पर्सनल ले लिया। लाइक मेकिंग कंसिस्टेंसी मोर एक्सप्लिसिट, इसने कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा इन्हेंस कर किया। इनकोडिंग यूज़र्स वर्ल्ड नॉलेज, यूज़र के पर्सपेक्टिव पे अब काम करना शुरू कर दिया, इसने यूज़र के ही नॉलेज को कोड करना शुरू किया है। पैरामीटराइज्ड ग्रामर रूल, इसके जो ग्रामर रूल्स हैं वो पैरामीटराइज हैं। किस तरह से अभी मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा। नॉन टर्मिनल्स एंड मॉडिफाइड्स इन इंक्लूड एडिशनल सिमेंटिक फीचर्स, तो नॉन टर्मिनल्स जो थे, जो हम ये कह रहे थे कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ माउस, उनको हमने और ज़्यादा आप ये कह लें कि मॉडिफाई कर दिया। तो टैग के अंदर और ज़्यादा जो है उन फीचर्स को हमने इन्हेंस कर दिया जिससे वो ज़्यादा इजी हो गए एक यूज़र के लिए कि वो उनको समझ सके और उनको परफॉर्म कर सके।